Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने NCERT क्वेश्चंस की ऑफ द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो टोटल है हमारे पास 6 क्वेश्चंस और हम सभी के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बारी है क्वेश्चंस की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What are the advantages of classifying organisms? तो हमने देखा है कि इस चैप्टर में हमने देखा है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाला है, कुछ को अलग ग्रुप में डाला है। ऐसा क्यों, जरूरत क्यों है? तो हमारे पास जो नोन ऑर्गेनिजम्स है वो है अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ टाइम में हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाओगे इतने डीपली? नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अगर हमारे पास कोई नया ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास इतने ही ऑर्गेनिजम्स हैं और अब बस खत्म हो गए और तो ऑर्गेनिजम्स हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, या तो बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं या बहुत ही गर्म वाली जगह पर रहते हैं और वहां तक हमारा एक्सेस है ही नहीं। हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख ही नहीं पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं और ना ही हम जा सकते हैं, राइट? तो अब इन ऑर्गेनिजम्स को, मान लो अभी कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम उसके फीचर स्टडी करना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको किसी कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, इसमें सेल वॉल है, ओके, अब इसमें ये इतने टेम्परेचर पर रह सकता है, या बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो उसके बेसिस पर हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है डाइवर्सिटी के बारे में कि हमारा जो हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने ज्यादा डाइवर्स हैं। ठीक है, अगर आप अपने आसपास देखो, ठीक है, तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं? हमारे जैसे कुछ और लोग, कुछ पेड़, कुछ डॉग्स, कुछ बर्ड्स, आपने काऊ देख ली, बफलो देख ली, शीप देख ली, गोट देख ली। ये मैक्सिमम चीजें हैं जो हम अपने आसपास देख सकते हैं एंड वी कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। बट क्या ये इतने ही हैं? और क्या इनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है? नहीं रख सकते ना। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस की और हम दूसरी तरफ बात कर लें एक क्रो की, ठीक है, तो क्या इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। कितने डिफरेंसेस हैं हम में और बर्ड्स में, है ना? तो हम में और क्रो में कितना डिफरेंस है, तो हम इनको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब जब भी हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी की। ठीक है, इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, तो अब हमने इसको एक कैटेगरी में डाल दिया। तो एक तो ये एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें बताने में हमारी हेल्प करती है, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। देन इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब कुछ नया मिला तो उसको आइडेंटिफाई करके कहाँ डालेंगे? वही जो हमने अभी डिस्कस किया, उसको आइडेंटिफाई करके कहाँ डालना है, कौन सी कैटेगरी में डालना है, किस ऑर्गेनिज्म के, किस एग्जिस्टिंग ग्रुप के वो सिमिलर है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको किसी एक ग्रुप में डाल देते हैं। देन लर्निंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर फीचर्स, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके फीचर्स को स्टडी करना, उनके बीच में सिमिलरिटीज को स्टडी करना, डिफरेंसेस को स्टडी करना, ये सारी हमें हेल्प मिलती है इस क्लासिफिकेशन से। अब जैसे आपने इस चैप्टर में पढ़ा है तो हमने क्या किया है, हमने एक ग्रुप बनाया है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में भी अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, वो है सारे वर्टिब्रेट्स, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारे डिसिमिलरिटीज हैं। हमने उनको अलग अलग क्लासेस में रखा हुआ है। वो क्यों रखा है? क्योंकि अभी भी उनमें कुछ फर्क है।
ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या उसके फीचर्स हैं, क्या किसी और क्लास के फीचर्स हैं, क्या एव्स के फीचर्स हैं, क्या मैमल्स के फीचर्स हैं, ये सारे हमें पता चलते हैं और हम इनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है। अगर आप बोलो आज मुझे हर तरह का ऑर्गेनिज्म मुझे पढ़ लेना है और उसके हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेना है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन के थ्रू करेंगे तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी और हम उनको बेटर समझ पाएंगे, राइट। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स, आई मीन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। यहाँ होगा कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से हमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई थी अर्थ पे, दैट इज सेड टू बी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो कितने सिंपल होते हैं, एक सेल होता है और वही सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करता रहता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता रहता है। अब अगर हम देखें तो इसी अर्थ पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक ईगल है जो इतना हाई फ्लाई कर रहा है, एक ह्यूमन बींग्स है जो इतनी सारी चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर एक जिराफ है, वहीं पर एक डॉग है, वहीं पर एक चींटी भी है, वहीं पर प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो कैसे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से हमें इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, ठीक है। अब ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कैसे ये एवोल्यूशन हुआ। हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं कैसे इवॉल्व हुए, कैसे पहले जिराफ की एक शॉर्ट नेक थी और फिर कैसे वो लंबी हो गई, ठीक है। होमोसेपियंस जो है ये हमारी आज की स्पीशीज है। इससे पहले जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे उनमें कुछ और फीचर्स हुआ करते थे, लेकिन विद द टाइम हम इवॉल्व हो गए, राइट। तो यही हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ और स्टडी फ्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल ग्रुप कैन बी नोन। जब हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि एक हमारे पास हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा एक ग्रुप के, उससे हमें पता लग जाएगा कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होंगे इस ग्रुप के वो कैसे होंगे। तो हमें हर एक को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से ही हम बाकियों का पता लगा सकते हैं। Then it helps to study phylogeny, evolutionary history of organisms। तो हमने आपको याद होगा हमने एक पढ़ा है आर्कियोपेटेरिक्स, राइट। वो एक एक्सटिंक्ट है, ठीक है, लिविंग फॉसिल बोलते हैं हम उसको। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो कहीं ना कहीं कुछ बर्ड्स के थे, कुछ रेप्टाइल्स के थे। तो कैसे कौन रेप्टाइल्स या बर्ड्स कौन कहां से कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ने में हमें ये क्लासिफिकेशन ही हेल्प करती है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप ये पॉइंट्स देखें तो आप अपना आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। और अगर आप सोचें, अगर आपने ये क्वेश्चन ना भी पढ़ा हो, ठीक है, तो भी आप इसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद इन पॉइंट्स के बाद तो इस क्वेश्चन के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, राइट। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हिरार्की इन क्लासिफिकेशन। तो जब आपको हिरार्की का मतलब क्या होता है, हिरार्की का मतलब होता है, हिरार्की का मतलब रैंकिंग, राइट। तो जो बच्चे सोच रहे हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बताना है कि जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप चूज करेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में जो चूज करेंगे फॉर रैंकिंग, क्लासिफिकेशन में जो रैंकिंग होती है ना, हिरार्की होती है, किंगडम है, ठीक है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारी जो चीजें हैं, आप कैसे इनके बीच में चूज करोगे। तो जब भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आएगा, कैसे उस ऑर्गेनिज्म को आप डालोगे हिरार्की में, ठीक है, कैसे उसको रैंक करोगे उस क्लासिफिकेशन में। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, जैसे ही हमें कोई ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, मिलेगा, या हम कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढ निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। मतलब जैसे कि मान लो आउटर लुक ही हमने देख ली, ठीक है, बड़े डीपली उसके अंदर नहीं गए,
तो वी विल स्टार्ट विद द ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम ग्रॉस कैरेक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, उसको बेसिस मानेंगे। जब हमें एक उसका बेसिक पता चल गया, ठीक है, जैसे अगर हम एक बात करें, हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला और हमने देखा कि अच्छा ये तो मोटाइल भी है, जैसे बेसिक चीजें, ये चलता भी है, थोड़े इसके लिम्स जैसे भी हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट्स में नहीं आएगा, हमने इसको एनिमल्स में रख दिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। अब उसके बाद अब उसकी फर्दर किंगडम हो गया हमारा सबसे टॉप वाला रैंक, है ना। अब उसके बाद नीचे नीचे जब हम आते जाएंगे तो बेसिकली हम उसके प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हम उसको कहां पर डालेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। अगर मान लो उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है तो हमने उसको एकाइनोडर्म्स में डाल दिया, और अगर उसके पास नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेटा एक क्लास है, उसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को डालेंगे, राइट। अब कॉर्डेट्स में भी बहुत सारी चीजें हैं कि अब कॉर्डेट्स में उसको कहाँ डालेंगे। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एटलीस्ट इन लार्वल फॉर्म, मतलब नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है, सभी कॉर्डेट्स में होती है। अब कई बार वो होता है कि वो सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है और बाद में वो नहीं होती है, या फिर वो लाइफ टाइम होती है, या वो फिर किसी और चीज में डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कहाँ पर रखते हैं, कॉर्डेट्स में रखते हैं। तो अब फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे उसकी, बाकी अब हम देखेंगे। अच्छा, अगर उसमें सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड है और बाद में वो रुडिमेंट्री हो जाती है तो उसको हम बोल देंगे प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रोटोकॉर्डेटा, राइट। ओके, तो उसे हम बोलेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। उसके बाद अब नोटोकॉर्ड है और वो रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। एडल्ट में जब एडल्ट्स बने, उन ऑर्गेनिज्म के वो बच्चे थे, फिर एडल्ट्स बने, तो ये जो नोटोकॉर्ड थी ये डेवलप हो गई वर्टिब्रल कॉलम में। मतलब नोटोकॉर्ड तो थी, किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में थी, अब वो रिप्लेस हो चुकी है किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो उनको हम डालेंगे किसमें, वर्टिब्रेट्स में। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई। हम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, उसकी बेसिक सी चीजें देखते हैं और उसके बाद उसकी फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उनको पढ़ते जाते हैं और नीचे आके उनको डिफरेंट से किंगडम में, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सब में उनको हम डालते जाते हैं, उनको क्लासिफाई करते जाते हैं, राइट। अब उसमें अगर हम देखें तो अब हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स में भी बहुत सारी क्लासेस हैं फर्दर, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा है, पाइसेस है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, मैमल्स हैं, हम लोग हैं मैमल्स, राइट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पहले हम एक ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक विल डिफाइन द बेसिस ऑफ स्टार्ट ऑफ हिरार्की एंड फाइन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी कंसिडर्ड फर्दर, ठीक है। तो पहले एक मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और बाकी फिर नीचे नीचे आते जाते उसके जो छोटे छोटे माइन्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको पढ़ते जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का ये वर्ड हिरार्की देख के कोई डरेगा नहीं, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। तो हम देख रहे हैं कि जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में डाला गया है, राइट। तो ये किंगडम सिस्टम किसने दिया था और क्या इन्होंने ही काम किया था? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने, एरिस्टोटल थे और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ पाए या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने इग्नोर कर दिए। तो जो उनका 2 किंगडम सिस्टम भी आया था, 3 सिस्टम भी आया था, एंड नाउ इज द 5 किंगडम सिस्टम जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जो हम आज पढ़ रहे हैं, अब अगर हम इस किंगडम सिस्टम की बात करें, जो 5 किंगडम सिस्टम है वो किसने दिया है? दैट वाज गिवन बाय R.H. Whitaker, ठीक है। तो he gave us 5 kingdom system of classification in 1969। तो इसमें कौन कौन से किंगडम्स थे? तो अगर हम इसके किंगडम्स की बात करें तो इसमें थे मोनेरा, देन प्रोटिस्टा,
then fungi, then plantae, and finally एनिमेलिया, राइट। यही 5 किंगडम्स थे जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, जो विटेकर ने दिए थे। अब ये किस बेसिस पर ये ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में डाला गया था, तो उसके कुछ बेसिस थे। सबसे पहले था कि नंबर ऑफ सेल्स। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें टोटल कितने सेल्स हैं, ठीक है। क्या वो यूनिसेलुलर है या एक से ज्यादा उसमें सेल्स है, आइदर वो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। तो अगर यूनिसेलुलर है तो उसको मोनेरा में डाल दिया गया, और अगर वो मल्टीसेलुलर है तो उसको बाकी किसी किंगडम में डाल दिया गया, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो किस किंगडम से मैच कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा है क्लास 8 में भी हमने पढ़ा है सेल के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, राइट। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हमने देखा है कि जैसे एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो कोई वेल डिफाइंड नहीं होती है, मतलब एक प्रॉपर वाली मेम्ब्रेन नहीं होती है, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। वहीं पर जब हमने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो इसमें आ गए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मतलब न्यूक्लियस जो था वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी क्राइटेरिया था स्टडी का और क्लासिफिकेशन का, राइट। उसके बाद आया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जैसे कि हमने देखा ही था क्लास 8 में जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट सेल के पास ही सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द क्राइटेरिया for classifying organisms based on based on 5 kingdoms, ठीक है। मतलब इन 5 किंगडम में कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, उसमें सेल वॉल को भी एक मेजर प्रेफरेंस दी गई थी। उसके बाद आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या वो कैसा है, या वो हेटेरोट्रॉफिक है, राइट। तो अब मतलब क्या वो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, क्या वो अपना खाना खुद बना रहा है, या वो कहीं और से बाहर से अपना खाना ले रहा है। तो उसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया गया और उसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है एक बॉडी की, क्या वो सेलुलर लेवल की है, क्या वो टिश्यू लेवल की है, या वो हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह वो एक ऑर्गन सिस्टम लेवल की है कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं। तो ये जो 5 क्राइटेरिया है, इनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया इनटू दीज 5 किंगडम्स। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्राइटेरिया बताने हैं और कुछ भी नहीं है, राइट। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। What are the major divisions of Plantae, Kingdom Plantae? What is the basis for these divisions? ठीक है, तो हमारे जो Kingdom Plantae है उसके major divisions क्या हैं? ओके, उसके major divisions हैं टोटल 5 और उनका बेसिस क्या है, हमने क्यों प्लांट्स को उन 5 डिविजन्स में बांट के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर डिविजन्स है क्या। सबसे पहले है थैलोफाइट्स, फिर है ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे 5 डिविजन्स हैं। अब हमने क्यों प्लांट्स को हमने प्लांट्स ही नहीं रहने दिया, क्यों हमने इनको फर्दर इन डिविजन्स में डाल दिया, क्योंकि
अब ये प्लांट्स तो हैं, लेकिन अगर हम इनको स्टडी करें तो इनमें बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। हमने जब आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो जब भी हमसे पूछा जाता है व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो आप क्या बोलते हो? दे हैव रूट्स, दे हैव स्टेम, दे हैव लीव्स, दे हैव फ्रूट्स, दे हैव फ्लावर्स, ठीक है। तो अगर हमें ड्राइंग भी करने को बोलो तो भी हम रूट्स बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे, राइट, ब्रांचेस बनाएंगे, यही सब कुछ करेंगे ना। लेकिन जब प्लांट्स को स्टडी किया गया तो उनमें देखा गया कि हर एक प्लांट में, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट में रूट है या हर एक प्लांट में स्टेम है या हर एक प्लांट में लीव्स है या फ्रूट्स है या फ्लावर्स है, ठीक है, ऐसा नहीं था। लेकिन तो फिर आप बोलोगे कि क्यों इनको प्लांट किंगडम में रखा गया? इनको प्लांट किंगडम में इसलिए रखा गया क्योंकि हो सकता है कि इनके पास वो ट्रू लीव, स्टेम्स, फ्लावर्स ये ना हो, लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट से ही मिलते जुलते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे फोटोसिंथेसाइज करते हैं, चाहे एक थैलोफाइट हो चाहे एक एंजियोस्पर्म हो, ये सारे के सारे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसाइज करते हैं। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके फर्स्ट बेसिस की कि किस बेसिस पे हमने प्लांट्स को इन फर्दर डिविजन्स में डाला है, तो सबसे पहले है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स, ठीक है। अब वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि क्या उनमें लीव्स हैं, क्या उनमें रूट्स है, क्या उनमें स्टेम है। तो अगर आप देखोगे तो सारे के सारे प्लांट्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनमें ये सारी की सारी चीजें हों, लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी जो सिमिलर होंगी, ठीक है। जैसे कि थैलोफाइट्स है, इनमें ये जो ट्रू स्टेम लीव्स जो होती है ना, रूट्स जो होती हैं, ये नहीं होते। इनकी बॉडी होती है थैलस लाइक, ठीक है, एक थैलॉइड बॉडी होती है और इनमें ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं, लेकिन स्टिल दे आर प्लांट्स, राइट। अब दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यूज विच कैरी फूड एंड वाटर। अब हम बात करें सेकंड की, तो इसमें हमें लिखा है कि जो भी टिश्यूज हैं, क्या वो डिस्टिंक्ट हैं, क्या वो डिफरेंशिएटेड हैं, कि अच्छा एक पानी मेजरली क्या है, मेजरली जाइलम और फ्लोएम है, क्या पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई टिश्यू है, क्या फूड जो बन रहा है एक प्लांट के अंदर वो एक स्पेसिफिक पार्ट में बन रहा है, क्या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई टिश्यू है या नहीं, उसके बेसिस पे किया है। अब सारे के सारे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, राइट। तो ये सब में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब जैसे मान लो कि एक प्लांट है, वो रह रहा है वाटर में, ठीक है, हमने देखा है कि पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम हो। उसमें जाइलम की जरूरत क्या है? हर एक प्लांट को इंडिविजुअली वो वाटर के कांटेक्ट में है, हर एक पार्ट, मतलब तो हर एक पार्ट अपना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उनको इन टिश्यूज की जरूरत है ही नहीं, राइट, तो नहीं होंगे। लेकिन अभी कोई एक प्लांट होगा जो पानी में नहीं होगा, जो बाहर होगा, तो उसके पास तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट नहीं है वाटर का, तो उसमें ये सारी चीजें डेवलप होंगी, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स। तो अब अगली क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर हुई कि जो हमारा एक प्लांट है, क्या उसमें सीड्स हैं या नहीं, ठीक है। तो अब वही बात कि अगर हम कुछ प्लांट्स को देखें, उनको अपने सीड्स को, उनके अपने एम्ब्रायो को, ठीक है, एम्ब्रायो एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। अगर एम्ब्रायो नहीं होगा तो उसकी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगी, और उस एम्ब्रायो को प्रिवेंट करना भी, प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। कुछ प्लांट्स को इस चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स को, जैसे जो लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है, दे आर एक्सपोज टू वेरियस थिंग, जैसे बर्ड्स हैं या आंधी तूफान चल रहा है, बहुत सारी धूप आ रही है, इन सब चीजों से उसको एम्ब्रायो को प्रिवेंट करना पड़ता है। तो दे आर एनक्लोज्ड विद इन द सीड, सीड के अंदर होते हैं, ठीक है। सो दिस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड इज द अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है, कि कौन सा थैलोफाइटा है, कौन सा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, फिर उसके बाद लास्ट आता है सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नॉट, कि क्या जो हमारे सीड्स हैं
वो फ्रूट्स के अंदर है या नहीं है। कुछ सीड्स फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ सीड्स जो होते हैं फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। तो उनका होना नहीं होना भी एक अलग कहानी है उनकी, क्यों होते हैं, ठीक है। वो ऐसे प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग हो जाती है जिसे हम फ्रूट बोल देते हैं, ठीक है। तो वो सीड्स और वो एम्ब्रायो और प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बेसिस बनती हैं। अब जैसे अगर हम थैलोफाइटा की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है ना, इसमें कुछ भी डिस्टिंक्ट स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये थैलस लाइक बॉडी होती है। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में एज कंपेयर टू थैलोफाइट्स इनके पास अपनी लीव्स और स्टेम होती हैं। फिर अगर हम टेरिडोफाइट्स में आ जाए तो इसकी बॉडी और डिफरेंशिएट हो जाती है, उसमें रूट्स भी आ जाती हैं, उसमें स्टेम भी आ जाती है, उसमें लीव्स भी आ जाती हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इसमें सीड्स हैं, इससे पहले सीड्स थे नहीं, अब इसमें सीड्स हैं लेकिन वो सीड्स नेकेड हैं, ठीक है, मतलब एक्सपोज्ड हैं वो सीड्स, वो कवर्ड नहीं है। वहीं पर अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो अगेन ये सबसे यू कैन से इवॉल्व्ड क्लास है प्लांट्स में, ठीक है, इवॉल्व्ड डिवीजन है क्लास में। तो डिवीजन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू फाइलम। फाइलम पता है ना, हमने एनिमल किंगडम में हम फाइलम्स पढ़ते हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू फाइलम। तो मतलब पहले किंगडम आता है फिर फाइलम आता है। तो वैसे ही प्लांट्स में हम क्या करते हैं, पहले किंगडम लिखते हैं फिर डिवीजन लिखते हैं, राइट। तो ये सेकंड जो हिरार्की में सेकंड आता है ऊपर से। तो अब अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि अब ये सीड्स तो हैं लेकिन वो नेकेड नहीं होते हैं, दे आर कवर्ड, ठीक है। सो दीज एंजियोस्पर्म्स आर मोर इवॉल्व्ड। तो इस बेसिस पर हमने डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है। तो जस्ट 4 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उनके जो डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, रूट स्टेम लीव्स हैं कि नहीं है, उनके अंदर जो टिश्यूज हैं वो मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं, क्या वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, क्या उनके पास सीड्स हैं या नहीं है, और अगर सीड्स हैं तो क्या वो नेकेड है या वो मतलब कवर्ड है। बस ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और जो हमारे 4-5 मेजर डिविजन्स हैं प्लांट्स के, किंगडम प्लांटे के जो 5 मेजर डिविजन्स हैं उनके बारे में हम काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन की ये नीड नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल्स। तो बेसिकली जो हम एनिमल और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है, कैसे ये जो क्राइटेरिया है ये टोटली डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमने सबसे बेसिक पढ़ा है क्लास 8 में, जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सेल जो होता है वो एनिमल सेल का अलग होता है और प्लांट सेल का अलग होता है ना। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है और वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें छोटा सा वैक्यूल होता है या कई बार वो एब्सेंट ही होता है, राइट। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में वो नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करें प्लांट्स और एनिमल्स में तो एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। आप यहाँ हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद उठ के बाहर चली जाऊंगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद कहीं घूम आऊंगी, है ना। क्या आपके आसपास जो आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं क्या वो वैसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो हम देखें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो इन दोनों के जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे, जो इनके क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया होंगे, ऑब्वियसली वो अलग होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं, हम ये बात कर लेते हैं कि अच्छा सीड्स, प्रेजेंस ऑफ सीड्स। तो हमने पढ़ा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे कि ठीक है, कुछ जो हमारे डिविजन्स है, पहले 3 जो डिविजन्स हैं, ठीक है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनके पास तो सीड्स होते ही नहीं है। सीड्स आते हैं कहां पर जाके, जिम्नोस्पर्म्स में,
राइट। अब जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स हैं और एंजियोस्पर्म्स में सीड्स हैं, पर इन दोनों की सीड्स अलग अलग हैं, यही पढ़ा था ना हमने। ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इनके सीड्स एक के अनकवर्ड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के और एंजियोस्पर्म्स के सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। अब क्या आप ये सेम क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो एनिमल्स में? किस एनिमल में सीड होता है? नो, नॉट एट ऑल। हम ये चीज सोच भी नहीं सकते, ये कहां से, ये एप्लीकेबल ही नहीं है इन केस ऑफ एनी ऑफ द एनिमल्स। किसी एनिमल के केस में ये सीड वाली जो क्लासिफिकेशन है ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं है। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो आपको फिर से वो कॉर्डेट वाला याद होगा जो हमने एक दो क्वेश्चंस पहले किया था कि नोटोकॉर्ड किस में होती है, कॉर्डेट्स में होती है और प्रोटोकॉर्ड्स में एब्सेंट होती है। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड होती है, अब उसके बेसिस पर हम आगे उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, किसकी नोटोकॉर्ड मतलब सिर्फ लार्वल स्टेज में थी और फिर उसके बाद वो खत्म हो गई, और किसकी जो है वो किसी और चीज में वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो गई। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। अब आप सेम नोटोकॉर्ड वाला जो एग्जाम्पल है ना, जो क्राइटेरिया है वो प्लांट्स के केस में लगा के देखो, कौन से प्लांट में नोटोकॉर्ड होती है, तो उनमें तो नोटोकॉर्ड देखने को भी नहीं मिलती है, जैसे कि हमें सीड्स देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो इसी से अगर हम अपने बेसिक डिजाइन भी देखें ना, प्लांट्स और एनिमल्स के अपने बेसिक एक्टिविटीज भी देखें तो बिल्कुल अलग है। तो ऑब्वियसली इनका जो क्राइटेरिया होगा इनको क्लासिफाई करने का, प्लांट्स को और एनिमल्स को, वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो अगर हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ये बेसिक सेल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इनको डिफरेंशिएट किया, किसमें कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें तो कोई ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स कुछ नहीं होता है इनमें, फिर भी ये इवॉल्व होने लगे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इनको हमने मेजरली क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ सीड्स, जस्ट कि किसके सीड्स विजिबल है, किसके नेकेड है और किसके कवर्ड है, राइट। अब हम बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की। तो एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो क्या है, कैसी है, और अगर क्या वो डीजेनरेट हो गई है, रुडिमेंट्री हो गई है, या फिर वो इवॉल्व हो गई है। देन नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, कौन से लेवल है उनके सेल के ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप उठा, कोई भी क्राइटेरिया आप उठा के देख लो एनिमल्स को और उसको प्लांट्स में अप्लाई करो, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह ही डिफरेंट है। हमने शुरू में ही खुद को अलग कर लिया था। कब अलग किया था? जब हमने पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल। जब हमारे सेल्स ही एक जैसे नहीं है तो हम कैसे एक जैसे होंगे, है ना। तो हमारे जो क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट होंगे, वो भी अलग अलग होंगे, राइट। सो आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको क्लियर भी हुआ होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर ग्रुप्स। तो हमें ये बताना है कि कैसे वर्टिब्रेट्स में जो एनिमल्स है उनको फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये तो बहुत ही अब फेमिलियर हो गया होगा अब तक ये फ्लो चार्ट भी, और साथ में इसकी डिस्कशन भी, क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं इसकी डिस्कशन, राइट। तो अब ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, हमने नोटोकॉर्ड के बेसिस पर जो एनिमल्स थे उनको क्लासिफाई किया था, ठीक है। नो नोटोकॉर्ड्स मतलब इकाइनोडर्म्स, and if there is a notochord then they are what? They are chordates, okay। अब नोटोकॉर्ड्स अगर लार्वल स्टेज तक ही थी, उसके बाद रुडिमेंट्री हो गई तो वो हो गए प्रोटोकॉर्डेटा, और अगर नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई इन एडल्ट्स तो उसको हम बोल देते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और उसकी एब्सेंस के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। अब हमारे पास आगे फर्दर वर्टिब्रेट्स जिनके पास ये नोटोकॉर्ड रहती है और वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, उसके बेसिस पर अब हमने इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस मतलब इनटू फर्दर ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, इनमें क्लासिफाई कर दिया। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें से अब हम जो मेजर पढ़ेंगे क्लासेस वो है पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक सब ग्रुप को पढ़ना। अब अगर हम स्टार्ट करें पाइसेस से, पाइसेस में कौन सी आती है, इसमें बेसिकली आती हैं जितनी भी फिशेस हैं हमारी, अलग अलग तरह की हमने फिशेस के नाम सुन रखे हैं, बस वो सारी फिशेस इधर ही आती हैं। ये एक्वेटिक होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इनके पास जो हार्ट होता है दैट इज 2 चेम्बर्ड। अब इनका एवोल्यूशन देखना, अब देखना कैसे पाइसेस में क्या है, मतलब फिशेस कैसी हैं और कैसे जाके अब मैमल्स बन जाते हैं। ठीक है, जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, 11th-12th में जाओगे, तो आपको ये बताया जाएगा कि इसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट ही क्यों है, इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी, क्यों कुछ ऑर्गेनिजम्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट था लेकिन अब मैमल्स में जाके वो 4 हो गया है, क्या रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस को या मैमल्स को 4 चेम्बर्ड हार्ट की। तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो स्किन है वो स्केल से कवर्ड होते हैं, दे ले एग्स, दे रिस्पायर थ्रू देयर गिल्स, राइट, एंड दे हैव एंडोस्केलेटन जो कि बोनी होता है या कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, इनके पास अपना एक एंडोस्केलेटन होता है। वहीं पर अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो थोड़ा पानी में रहते हैं, थोड़ा वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। इनके पास जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, उनके ऊपर जैसे कि फिशेस में स्केल्स होते हैं ना, इनमें कोई स्केल्स नहीं होते। दे हैव स्मूथ स्किन एंड दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, गिल्स भी होते हैं क्योंकि पानी में उनको जाना है। अब वो जब लैंड पे आएंगे तो ये गिल्स किसी काम के नहीं होंगे। ठीक है, गिल्स में क्या होता है कि जैसे ही फिशेस अपना मुंह खोलती है, सारा का सारा पानी उनके माउथ में जाता है। ठीक है, मुंह के थ्रू जाता है और फिर वो गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है। ठीक है, तो ऐसे ये गिल्स हैं, यहां से पानी एंटर हुआ माउथ से और ये गिल्स के ऊपर से फ्लो करेगा और जितनी भी ऑक्सीजन होती है ना उस पानी में वो ये गिल्स ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि अब वो लैंड पर भी आएंगे, क्योंकि वो एम्फीबियंस हैं, तो उनको गिल्स से उनका काम नहीं बनेगा और ऑक्सीजन तो उनके लिए भी जरूरी है। तो उनके पास होते हैं लंग्स, उनके पास होती है स्किन एंड दे हैव बक्कल लाइनिंग, मतलब ये सारी चीजें होती है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद इनके पास होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। सी, इनके पास था 2 चेम्बर्ड, एम्फीबियंस के पास आता है 3 चेम्बर्ड और ये भी ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं और दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लड। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन कुछ एवोल्यूशन वाले चेंजेस भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सब ग्रुप। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की जो कि है रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स सबको पता है क्या आता है, स्नेक आते हैं, फिर और क्या होता है इसमें, लिजर्ड्स होती हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स होते हैं। तो इनमें एक तो ये क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इनका जो स्केल है वो ड्राई होता है, ड्राई एक्सोस्केलेटन होता है बेसिकली। अगेन दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड और दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। अब इनमें हमने सबसे पहले जो सब ग्रुप पढ़ा था वो था पाइसेस, फिशेस वाला, राइट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि गिल्स होते हैं क्योंकि वो पानी में रहते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस पढ़ा, तो एम्फीबियंस में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के लिए उनके पास गिल्स भी होते हैं जो उनको पानी में हेल्प करते हैं और जब वो लैंड पर आते हैं तो उनके पास लंग्स भी हैं और स्किन भी है। अब जब हम रेप्टाइल्स में आए तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए बचे सिर्फ लंग्स। ठीक है, अब आप इससे आगे देखना सब में लंग्स ही होंगे। उसके बाद इनका हार्ट भी 3 चेम्बर्ड है। फिशेस में हमने पढ़ा था 2 चेम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड और रेप्टाइल्स में अगेन 3 चेम्बर्ड हार्ट। उसके बाद ये ओविपेरस होते हैं, अगेन एग लेइंग होते हैं और दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ये भी अलग अलग होता है, कौन यूरिया एक्सक्रीट करता है, कौन अमोनिया करता है, कौन यूरिक एसिड करता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एव्स, एव्स बर्ड्स मतलब। ठीक है, तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, अभी तक कोल्ड ब्लडेड चल रहे थे, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने अंदर का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं, जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं रखते हैं। ठीक है, इनका बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं, मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम सब वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारा जो अंदर का बॉडी टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहता है, चाहे बाहर कितनी सर्दी हो या चाहे बाहर कितनी गर्मी हो। सो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता ही रहता है। ठीक है, जिसको 98.6 हम बोलते हैं, राइट, फ़ारेनहाइट। सो दिस इज लाइक द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब उसके बाद इनके पास क्या होते हैं, अगेन दे आर ओविपेरस, मतलब दे ले एग्स, राइट, और इन ये दे आर कवर्ड विद, ठीक है, जो ओविपेरस वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास होते हैं विंग्स।
ठीक है। तो 2 लेग्स होती हैं हॉप 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 करने के लिए और 2 विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। उसके बाद देयर 4 लिम्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड इनटू फेदर्स, ठीक है, फॉर फ्लाइट। तो बेसिकली हैं उनके पास भी 4 ही लिम्स, लेकिन जैसे उनके जो 4 लिम्स होते हैं ना, मतलब 4 लिम्स एंड हाइड लिम्स, ये वाले 4 की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो 4 लिम्स होते हैं ना, आगे के लिम्स जो होते हैं वो उनके क्या बन जाते हैं, विंग्स बन जाते हैं। और वहीं पर जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं, ठीक है, हाइंड स्पेलिंग दिस इज हाइंड लिम्स, ठीक है। हाइंड लिम्स मतलब पीछे के जो लिम्स होते हैं वो उनके वही फीट रहते हैं, नॉर्मल वॉकिंग वाले। ओके, इनके पास अगेन इनके पास भी लंग्स ही होते हैं, ये भी लैंड पे रहते हैं तो इनको भी लंग्स की जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए। देन दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। अब देखो, अब आए अगले, यहाँ पर रेप्टाइल्स में सिर्फ एक, मोस्टली जो होते हैं उनके पास होते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट। सिर्फ क्रोकोडाइल होता है एक ऐसा रेप्टाइल जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। वहीं पर अगर हम अब एव्स में आ जाएं, बर्ड्स में आ जाएं, तो इनके पास होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। अब हम देखेंगे अपनी लास्ट सब ग्रुप, दैट इज मैमल्स। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सब ग्रुप की, जो कि है मैमल्स। तो अगर हम मैमल्स को देखें तो मैमल्स का नाम ही कहीं इसकी वजह से आया बिकॉज दे ऑल हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके दे डू नॉट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, मतलब दे ऑल आर विविपेरस, ठीक है। तो जैसे ह्यूमंस एक बेबी को पैदा करते हैं ना, वैसे ही अगर आप बहुत सारे एनिमल्स देखोगे, काव देखोगे, बफलो देखोगे, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये यंग वंस को पैदा करते हैं, ना कि दे ऑल ले एग्स, ठीक है। तो अब क्योंकि इनको पैदा करते हैं तो इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनको फीड करने के लिए। सो their young ones actually need parental care, extra parental care, they are very delicate। जब वो पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उनको फीड करने के लिए mothers have memory glands, राइट। दे आर वार्म ब्लडेड, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। अब कभी फीवर हो गया तो ऑब्वियसली बढ़ गया, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, और ये जो हार्ट होता है ना, यही मेंटेन करता है इनका ये टेम्परेचर, ठीक है। अभी 4 चेम्बर्ड हार्ट कैसे करता है, इसके लिए आपको क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दे हैव एक्सटर्नल पिना, राइट। दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन, their young ones need parental care and they excrete urea, ठीक है। हमने बर्ड्स में क्या पढ़ा था, रेप्टाइल्स में they excrete uric acid, और बर्ड्स भी एक्चुअली they excrete uric acid, and now in mammals they excrete urea, ठीक है। सो आई होप ये सारे के सारे सब ग्रुप्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। तो हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया था सब ग्रुप्स के बारे में, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा बताना था। हो सकता है कि जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो सारे नहीं पूछे गए हों, 1-2 ही पूछे गए हों। तो जब भी आप इनको पढ़े ना, आप हमेशा इनका फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट में हर एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करो, और जब आप पढ़ रहे हो तो देखो किस सब ग्रुप से नेक्स्ट सब ग्रुप में क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो ऐसे जब आप उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये सारे के सारे दिमाग में बैठ जाएंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आई होप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।